आदिल ने अनाउंसमेंट की, कंपनी ने नया प्रोजेक्ट लॉन्च किया है। फिर उसने प्रोजेक्टर को ऑन किया। उसमें उस लैंड की फोटोज थी। पहले तो किसी के समझ नहीं आ रहा था कि इस लैंड पर कौन सा प्रोजेक्ट लॉन्च होगा, लेकिन जब आदिल ने डिटेल्स बतानी शुरू की तब सब सुनकर हैरान थे। उसने बताया, इस लैंड पर जो मिट्टी पाई गई है उसमें गोल्ड है। इसके साथ ही जब यहां पर खुदाई की जाएगी तो कई कीमती पत्थर इसके अंदर मिलेंगे। सरकार से इसकी खुदाई की परमिशन मिल चुकी है। गवर्नमेंट ने इसकी सिक्योरिटी की भी परमिशन दे दी है। इस मिट्टी पर जो रिसर्च हुई है उससे यह भी पता चला है कि कई 100 साल पहले यहां पर उल्का पिंड गिरा था, जिसकी वजह से इस जमीन पर कोई पेड़ पौधे नहीं उगते। ये लैंड यूं ही पड़ी थी। कई बार इस पर घर बनाए गए, लेकिन वो भी लॉन्ग लास्टिंग नहीं थे। इसलिए लोगों ने यह सोचा कि यह जमीन किसी काम की नहीं है, लेकिन ये हमारे काम आनी थी। ये हमारी कंपनी की किस्मत थी। इस लैंड से हमें अरबों का फायदा होगा। और आज से ही सॉइल क्लीनिंग का काम शुरू हो रहा है। डिगिंग का काम भी आज से स्टार्ट हो जाएगा। मार्केटिंग टीम, सेल्स टीम और रिसर्च टीम का काम आज से बढ़ने वाला है, लेकिन ये हमारे लिए फायदे ही फायदे लेकर आएगी। इसके साथ ही मैं एक अनाउंसमेंट और करता हूं। इसकी पहली सक्सेस के बाद कंपनी के सभी एम्प्लॉयज को बोनस दिया जाएगा। उनकी सैलरी का 50% बोनस आएगा। आदिल की इस बात से तो वहां मौजूद सारा स्टाफ खुश हो गया। कंपनी के बड़े अधिकारी आकर आदिल को मुबारकबाद देने लगे। प्रिंट और इलेक्ट्रॉनिक मीडिया भी वहां मौजूद था। यह खबर कुछ ही मिनटों में ब्रेकिंग न्यूज बनकर हर चैनल पर नजर आ रही थी। आदिल आज बहुत खुश था। उसने अपने पीए और मैनेजर से साइट पर जाने के लिए तैयारी के बारे में पूछा। दोनों ने बताया सारी तैयारियां हो चुकी है। फिर उसने जल्दी से फोन निकाला और समायरा, शोएब और कायनात को साइट का एड्रेस सेंड करके वहां 1 घंटे के अंदर आने को कह दिया। आदिल सब कुछ सही चाहता था। स्टेट के मिनिस्टर इनॉग्रेशन के लिए वहां आने वाले थे। उसको पता था वहां पर सुपर नेचुरल पावर्स हैं जो वहां कुछ भी गड़बड़ नहीं होने देगी। उसको ये बात बेथलेहम जिन ने पहले ही बता दी थी। वो अपने मैनेजर और पीए के साथ साइट पर आ चुका था। ऑफिस के कई ऑफिसर्स पहले से ही वहां मौजूद थे। थोड़ी ही देर में वहां शोएब और समायरा बुके हाथ में लिए आते दिखाई दिए। आते ही बुके आदिल के हाथ में थमा दिया और उसके गले लग गए। वहां मुफ्ती साहब भी आ चुके थे, जिन्हें आदिल ने कुरान की आयत पढ़ने के लिए बुलाया था। मुफ्ती साहब ने आते ही आदिल को मुबारकबाद दी। आदिल ने उनका वेलकम किया और अनुज से कहा, इनको अपने साथ ले जाओ और जो भी सामान ये मांगे इनको तुरंत दिला देना। मुफ्ती साहब अनुज के साथ चले गए। आदिल को एक कार रुकती नजर आई। उसमें से कायनात उतरी, जो व्हाइट सूट में कहर ढा रही थी। आदिल उसे देखकर बस एक टक देखे ही जा रहा था। कायनात तब तक उसके पास आ चुकी थी। बस करो मुझे निहारना, कायनात ने शर्माते हुए कहा। मेरी फैमिली आज इतने इंपॉर्टेंट दिन मेरे साथ है। आपका बहुत बहुत शुक्र है। आदिल ने हाथ उठाकर अपने रब का शुक्रिया अदा किया। तभी मुफ्ती साहब जल्दी जल्दी आदिल के पास आए और आदिल से कहने लगे, आदिल साहब, मुझे आपसे बहुत ही ज्यादा जरूरी बात करनी है। आप प्लीज किनारे आए। जी मुफ्ती साहब, बताएं। आदिल उनके साथ एक किनारे आकर खड़ा हो गया। मुफ्ती साहब ने कहा, मुझे एहसास हो रहा है इस पूरी जमीन के आसपास जिन्नों का बसेरा है। आपको कैसे पता चला? क्योंकि जिन्नों से मैं बात करता हूं, मुफ्ती साहब ने कहा। फिर आदिल ने कहा, मुफ्ती साहब, मैं ये बात जानता हूं कि यहां आसपास कई जिन्न हैं और ये सभी जिन्न हमारी हिफाजत के लिए हैं। मुफ्ती साहब ने फिर आदिल से कुछ नहीं पूछा और वहां से चले गए। आदिल भी कुछ खास नहीं बोल सका। इतनी देर में स्टेट मिनिस्टर अपने कॉन्वॉय के साथ वहां आ चुके थे। आदिल जल्दी से वहां गया और उनका वेलकम किया। उन्होंने भी आदिल को मुबारकबाद दी और इनॉग्रेशन के लिए आगे बढ़े। जेसीबी मशीन पर रिबन बांधा गया था। उन्होंने कैंची से रिबन को काटा। उसके बाद सभी ने आदिल को कांग्रेचुलेट किया। उनके जाने के बाद शोएब, समायरा और कायनात तीनों आदिल के पास आ गए। आदिल ने कहा, आज मेरे लिए काफी बड़ा दिन है। जिस लैंड को मैं बेकार समझकर बेच रहा था, वो ही मेरे लिए इतनी वैल्यूएबल निकली। इसकी वजह से कंपनी को बहुत फायदा होगा।
हम एक बार में ही कंपनी पर चढ़े सारे लोन को खत्म कर देंगे, जो मेरे लिए टेंशन का सबब था। भाई, आप तो हम लोगों के लिए पारस पत्थर की तरह हैं, जिससे कोई भी चीज को हाथ लगा दे वो सोना बन जाती है। समायरा ने अपने भाई को देखते हुए प्राउडली ये बात बोली। तुम सब बस ऐसे ही मेरे साथ रहो, मेरा हर मकसद अपने आप ही पूरा होता जाएगा, आदिल ने दोनों को गले लगाते हुए कहा। थोड़ी देर में अनुज आदिल के पास आया और एक पेपर देते हुए आदिल से कहा, ये पेपर मुफ्ती साहब ने आपके लिए दिया है, उन्होंने कहा है कि आप इसे घर जाकर पढ़िएगा। ओके बोलकर आदिल उस पेपर को अपने पॉकेट में रख लेता है। तभी उसकी नजर कायनात पर पड़ी, जो पास खड़ी आदिल को देख रही थी। आदिल उसके पास गया। ऐसे क्या देख रही हो? उसने कहा। तुम हो क्या? मुझे कभी कभी तुम बिल्कुल सिंपल से शख्स लगते हो, लेकिन कभी कभी तुम मुझे मिस्टीरियस लगते हो। और क्या क्या लगता हूं? उसने मुस्कुराते हुए कहा। फिर कायनात से पूछने लगा, समायरा ने तुमको ऐसा क्या समझाया कि तुम लंदन नहीं गई और तुम्हारी नाराजगी भी दूर हो गई? उसने मुझे तुम्हारे बारे में सब कुछ बताया जो मुझे नहीं पता था, और वो बातें जो शायद तुम भी अपने बारे में नहीं जानते। आदिल ने समायरा की तरफ देखा। वो शोएब और अनुज के साथ मिलकर कुछ शरारतें कर रही थी। आदिल ने बुदबुदाते हुए कहा, ये इतनी समझदार भी है। मैंने अभी तक समायरा को छोटी सी बच्ची ही समझा। समायरा की नजर आदिल पर गई तो वो उसे देखकर मुस्कुराने लगी। आदिल ने फिर कायनात को देखकर कहा, देखो कायनात, मैं तुमसे अभी कोई कमिटमेंट नहीं कर सकता। इसके पीछे बहुत बड़ा कारण है जो मैं तुमको अभी नहीं बता सकता। वक्त आने पर जरूर बता दूंगा। मेरी एक बात समझ लो, तुम्हारी जिंदगी में सिर्फ मैं ही रहूंगी, भले ही हम दोनों बूढ़े हो जाएं। कायनात ने प्यार से मुंह बनाते हुए कहा। थोड़ी देर के बाद सभी वापस घर के लिए निकल गए, सिवाय आदिल के। उसने साइड पे कुछ इंस्ट्रक्शन दिए, फिर घर के लिए रवाना हुआ। घर आते ही वो सीधे समायरा के कमरे में गया। समायरा भाई को रूम में देखकर बेड पर बैठ गई। तभी समायरा के रूम में शोएब भी आ गया। उन दोनों को एक जगह पाकर आदिल ने अपनी बात करने में देर नहीं लगाई और पूछा, चूंकि तुम दोनों साथ हो, मैं एक बात दोनों से पूछना चाहता हूं कि विंटेज वॉच का टुकड़ा तुम लोगों के पास कैसे आया? दोनों का एक ही जवाब था, बचपन से। शोएब ने फिर क्लैरिफाई किया, मुझे याद आ रहा है कि हम लोग एक बार आपसे मिलने लंदन गए थे, तब वहां पर आप एमबीए की स्टडी कर रहे थे। हाँ, मुझे याद है, तब डैड भी तुम लोगों के साथ थे, तुम दोनों उन्हीं के साथ तो आए थे। आदिल ने शोएब की बात पूरी की। हाँ भाई, तब आपको याद होगा कि हम लोग डैड के एक दोस्त के घर गए थे। उन्होंने हम लोगों को लंच पर इनवाइट किया था। मुझे इसलिए याद है कि उनके घर जाते वक्त मुझे चोट लग गई थी और एक क्लिनिक पर काफी खूबसूरत सी डॉक्टर ने मुझे फर्स्ट एड दिया था। शोएब ने शर्माते हुए कहा, ये पार्ट मुझे उन्हीं के घर पे मिले थे। फिर ये छुटकी ये विंटेज वॉच के इन पार्ट को देखकर रोने लगी। एक पार्ट तो मैंने इसको दे दिया, मुझे लगा ये टूटी घड़ी के हैं। मुझे अट्रैक्टिव लगे तो मैंने वहां से उठा लिए, बिना बताए। शोएब ने कहा, मतलब कि तुमने चोरी की? आदिल ने शोएब को हल्का सा डांटा। लेकिन भाई, जब जब मैं इसको देखता हूं, इसमें अजीब सी कशिश है, भले ही ये टूटी क्यों ना हो। ये सुनकर आदिल ने शोएब से पूछा, डैड के दोस्त का क्या नाम था? भाई मुझे याद नहीं है, लेकिन उनका घर काफी बड़ा था। वहां पर सारे सर्वेंट ब्रिटिश थे। उनके लिविंग रूम में काफी विंटेज शो पीसेस थे। पेंटिंग भी काफी बड़े पेंटर्स की लगी थी। लेकिन भाई, आप ये सब क्यों पूछ रहे हैं? शोएब ने अब जिज्ञासावश पूछा। नहीं, बस ऐसे ही। ये वॉच कंपनी काफी पुरानी है, इसकी हिस्ट्री पढ़ी है, आदिल ने शोएब से कहा। फिर वो समायरा के रूम से बाहर आ गया। उसके दिमाग में बस यही चल रहा था कि डैड के वो कौन से दोस्त हैं जिनकी ये विंटेज वॉच है। मुझे पता लगाना होगा, आखिर इस विंटेज वॉच का क्या चक्कर है, पता करना ही होगा। आदिल ने फिर से वो घड़ी के टुकड़े निकाले और उनको जोड़ने लगा। उसका एक हिस्सा नहीं था। उसी एक पार्ट को लेकर आदिल को सब्र नहीं आ रहा था। फिर उसने अचानक सोचा, क्या उसे लंदन जाना चाहिए? क्या लंदन जाकर इस पजल को सॉल्व कर सकते हैं? क्या कायनात के साथ जाना सही होगा? वो कल जा रही है। उसके दिमाग में कई सवाल उथल पुथल कर रहे थे, लेकिन वो शांत होने की कोशिश कर रहा था।
फिर आदिल उस वुडन बॉक्स के पास गया और उसे देखने लगा। उसमें कुछ खाली निशान थे, वो भी कुछ अलग से डिजाइन लग रहे थे। उसने वो घड़ी के टुकड़े उस पर रख दिए। आदिल सन्न रह गया, वो टुकड़े उसमें फिट बैठ गए। आदिल अपना सर पकड़कर बैठ गया, उसका दिमाग जैसे खाली सा हो गया था। फिर उसने अपने आप को संभाला और बाकी के टुकड़े भी उसमें फिट किए। वो उसमें बिल्कुल फिट हो गए। आदिल के दिमाग की हवाइयां उड़ने लगी। ये बॉक्स इतने टाइम से मेरे कमरे में था, फिर ये घड़ी के टुकड़े, उसको तो जैसे चक्कर आ रहा था। उसने अपने आप को बड़ी मुश्किल से संभाला। टेबल पर रखे जग से गिलास में पानी निकाला और कुछ सिप पानी की पी। उसने अपने आप को रिलैक्स करने की कोशिश की। उस बॉक्स को उठाकर उसने देखा, इसमें जो भी रहस्य है वो उसका पता जरूर लगा लेगा। उसने अपने माइंड में डिसाइड किया कि उसके फादर के जितने भी दोस्त लंदन में रहते हैं उनकी एक लिस्ट तैयार करेगा। फिर वो लंदन जाकर इसकी गुत्थी को सॉल्व करने की कोशिश करेगा। क्या आदिल का सोचना सही साबित होगा? क्या सचमुच उसके हत्यारे का राज लंदन में छिपा मिलेगा? आदिल की जिंदगी क्या नया रुख लेगी लंदन जाने के बाद? जानने के लिए सुनते रहिए सुपर पावर्स की दुनिया, सिर्फ पॉकेट एफएम पे।